class of Indian Contract Act 1872. Let's start our topic of object and consideration. We were doing what are those exception of lawful object and lawful consideration. The third exception is, my dear students, fraudulent purpose and injurious agreements. In today's session, we are going to discuss two more exceptions. One is if your purpose of contract is fraudulent, and one thing if your agreement is injurious to the public policy, injurious to the public interest. So let's start this. क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी कंसीडरेशन या आपका ऑब्जेक्ट जो कि एग्रीमेंट का है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाता है इज टू कमिट द फ्रॉड, आप उसमें फ्रॉड करने की सोच रहे हो, तो वो एग्रीमेंट खुद ब खुद क्या हो जाएगा, द एग्रीमेंट इज नाउ वॉइड. यू ऑल नो दैट उस एग्रीमेंट को अब करने का पर्पज ही कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उसमें फ्रॉड कहीं ना कहीं नजर आ गया तो. वेयर द पार्टीज एग्री टू इम्पोज अ फ्रॉड ऑन थर्ड पर्सन, ठीक है ना, ऐसे लग रहा है कि दो पार्टीज एग्रीमेंट में आ रही हैं और उस एग्रीमेंट में आने की वजह ये है कि उनको किसी थर्ड पर्सन के साथ फ्रॉड करना है, तो उनका एग्रीमेंट वहीं क्या हो जाएगा, अनलॉफुल, और उसको वॉइड करार दे दिया जाता है. इसी चीज को हम समझेंगे विद वन केस. अच्छे से इस केस की स्टडी करनी है और समझिए क्या है. इन स्कॉट वर्सेस बीडीएमसी, इन स्कॉट वर्सेस बीडीएमसी में क्या था, प्लेंटिफ बच्चे एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है. प्लेंटिफ एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ब्रोकर दैट ही शुड परचेज द शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है, प्लेंटिफ एक ब्रोकर के साथ एक एग्रीमेंट बनाता है और उसमें ब्रोकर को बोलता है कि तुम जाकर इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को परचेज करो, और किस रेट पे परचेज करो, एट अ प्रीमियम, सो एज टू इंड्यूस अ पब्लिक बिलीफ. मीन्स पब्लिक को ये लगे या पब्लिक को हमें ऐसा ट्रस्ट दिलवाना है कि ये जो भैया शेयर थे ये आर वर्दी ऑफ बीइंग ब्रॉट एट अ प्रीमियम. इनको प्रीमियम पे लाने का एक सही कारण था, क्योंकि जो ब्रोकर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स, ब्रोकर है वो अदर शेयर होल्डर्स के उसको प्रीमियम पे ही खरीद रहा है ना. सो इसमें क्या था कि मिसलीड करना है पब्लिक को एक गलत विश्वास दिलवाना है. आपको एग्रीमेंट समझ में आया. प्लेंटिव ने ब्रोकर को बोला कि तुम कुछ शेयर्स इनको प्रीमियम पे खरीद लो ताकि पब्लिक को ये लगे कि दीज आर बीइंग वर्दी टू बी परचेज एट प्रीमियम. नाउ लेटर क्या होता है, ही डिस्कवर्ड कि जो ब्रोकर है, ब्रोकर हैड सोल्ड हिज ओन शेयर्स टू हिम. ओके, ब्रोकर ने क्या किया था, खुद के ही शेयर बेचे थे एंड बोट न्यू शेयर्स इन द मार्केट एट ऑल. ओके, and had bought new shares in the market and had not bought new shares. उसने कोई नया शेयर नहीं खरीदा, उसने खुद के ही शेयर्स को सेल कर दिया. सो अब वो क्या करता है, इस चीज में खुद प्लेंटिव को ही धोखा मिल गया. नाउ ही अप्लाइड फॉर द रिसेशन फॉर द फ्रॉड कमिटेड ऑन हिम. जो उसके साथ ब्रोकर ने फ्रॉड किया है वो इसके लिए रिसेशन की मांग करता है. अब देखिए क्या हुआ, प्लेंटिव फ्रॉड करवाना चाह रहा था पब्लिक के साथ थ्रू ब्रोकर, और ब्रोकर किसके साथ खेल गया, प्लेंटिव के साथ ही खेल गया. अब प्लेंटिव चाहता है कि उसको रिसीशन मिले, बट नो रिलीफ वॉज अलाउड, उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिला. कैन यू टेल मी वाई इट इज, वाई, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट था एग्रीमेंट का, The object of the agreement was to commit the fraud on the public. पब्लिक के साथ धोखाधड़ी वाला मामला था ये, एंड जिसका ऑब्जेक्ट, सोल पर्पस ही ये था, बीइंग टू डैश द पब्लिक, बीइंग टू मिसलीड द पब्लिक, पब्लिक के साथ धोखाधड़ी करना है. तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने यहाँ पर उठाया इन्वॉक द क्लोज, एक क्लोज उठाया. बहुत अच्छा इसका कंक्लूजन था, बहुत अच्छी जजमेंट थी. यहाँ पर बोला, फॉर एग्जाम्पल एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्शो, that is, no court ought to enforce an illegal contract or allow itself to be made the instrument of enforcing obligation alleged to arise out of fraud. कोर्ट ऐसा कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं करेगी जो कि एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, या जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको अगर करार दे दिया जाता है, दिस इज आउट ऑफ द व्हाट कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन विच इज इलीगल. राइट, इट इज एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, या जिसका पर्पज ही क्या है, टू फ्रॉड, टू मिसलीड द पब्लिक, वी कैन नॉट डू दैट. तो यहाँ पर कोर्ट ने क्लियरली प्लेंटिफ को बोल दिया कि आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा.
राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस, स्कॉट वर्सेस BDMC. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. थर्ड एक्सेप्शन हमारी क्या रही है कि ऐसा एग्रीमेंट विच इज वन इज फ्रॉड एंड वन इज इंजूरियस एग्रीमेंट. सो इंजूरियस एग्रीमेंट हमें क्या बताता है दैट इन केस द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या एग्रीमेंट की जो कंसीडरेशन है इज टू कॉज एन इंजरी और हार्म टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी. इसका क्या मतलब है कि एग्रीमेंट का अगर ऑब्जेक्ट ये है कि उनको कहीं ना कहीं इंजरी देनी है किसी पर्सन को या किसी प्रॉपर्टी को, जिस एग्रीमेंट का मकसद है कि पर्सन या प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाना है, विच इज अनलॉफुल, जो कि कंप्लीटली अनलॉफुल है, इट इज वॉइड. यस, इट इज वॉइड. सपोज ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और ए और बी एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम दोनों इस रास्ते से सी को जाने ही नहीं देंगे, हमें सी को रोकना है. तो यहाँ पर क्या है, दे आर गिविंग हार्म टू सी, इट इज इंजूरियस टू सी. अगर सी सपोज करो यहाँ से निकलेगा तो ए और बी उसको मारेंगे. दैट एग्रीमेंट इज गिविंग इंजरी टू द पर्सन. और यू कैन से कि अगर यहाँ से सी की कार गई तो हम सी की कार को तोड़ देंगे. दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सी. तो पर्सन या प्रॉपर्टी को अगर कहीं ना कहीं हार्म है और ऐसा एग्रीमेंट बन रहा है दो लोगों के बीच में, तो हम उसको अनलॉफुल करार देते हैं और वैसा एग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड होता है. ऑल राइट. अब इसी में ही वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट सेशन किया है सब्जेक्ट मैटर, अब यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, जो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट बन रहा है, उसका रियल ऑब्जेक्ट है टू प्रमोट ऑन इंटरेस्ट. भाई हम खुद के फायदे के लिए ये एग्रीमेंट बना रहे हैं, किसी को इससे ना नुकसान होगा, ना हम किसी पर्सन को नुकसान दे रहे हैं, ना किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं. एंड रादर देन टू कोज हार्म टू अनदर, तो जो वो एग्रीमेंट बन रहा है दो लोगों के बीच में, दिस इज जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज विदाउट गिविंग एनी हार्म टू द अदर पर्सन. तो हम उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, वो एग्रीमेंट लॉफुल है. वो एग्रीमेंट देखिए उसको आप कानून में जरूर एनफोर्स करवा सकते हो. लाइक आई सेड यू, व्हाट ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस सुजान सिंह वर्सेस मोहक्कम चंद केस. आई होप जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से सेशन देख रहे हैं, ये केस मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, ऑक्शन सेल बिडिंग वाला केस था. तो दिस इज योर होमवर्क, इस केस को अच्छे से समझ के आइए. इसमें क्या था, हिंट मैंने आपको लिख दिया, इट वाज ऑक्शन सेल बिडिंग का था, सुजान और मोहक्कम सिंह. और ये एग्रीमेंट देखिए, यहाँ पर एक और हिंट दे देती हूँ कि ये लॉफुल एग्रीमेंट था दोनों के बीच का, और इसमें ऑक्शन सेल बिडिंग से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ था. सो विद दिस आई होप आपको ये दोनों एक्सेप्शन समझ में आई हैं कि अगर आपके ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन ऑफ एग्रीमेंट कहीं ना कहीं फ्रॉडुलेंट पर्पस पर बना है या फिर वो इंजरी प्रोवाइड करेगा टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी, ऐसे एग्रीमेंट को लॉ या हमारा कानून, हमारी कोर्ट कतई भी एनफोर्स नहीं करवा सकती, नॉट एट ऑल. Okay, so with this session is over. Again, PDF is available on Telegram. Till then, keep watching, keep sharing, and don't forget to subscribe the channel.